बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की सदस्या, वरिष्ठ नेत्री सम्माननीय श्रीमती सुधा यादव जी, हमारे प्रदेश की अध्यक्षा महिला मोर्चा की श्रीमती उषा प्रियदर्शी जी, हमारे जिला के अध्यक्ष श्री राजकुमार बोहरा जी, शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार श्रीमती सीमा तिरखा जी, हमारे निवर्तमान महापौर श्रीमती सुमन बालाजी, श्रीमती नीरा तोमर जी, प्रदेश अध्यक्ष अनुशासन समिति, और श्रीमती राजबाला सरना जी जो जिला अध्यक्षा हैं फरीदाबाद की। सम्मानित मंच, जो ऊर्जा मैं देख रहा हूं और जो एक तरीके से जो खुशी मैं देख रहा हूं, वो मुझे इस बात के लिए आश्वस्त करता है कि आप सब लोगों ने कृष्णपाल गुर्जर जी को फिर से लोकसभा में भेजने का तय कर लिया है। उसके लिए विशेष करके आपको धन्यवाद देता हूं। महिला सम्मेलन की दृष्टि से नारी शक्ति और महिला शक्ति के बारे में बहन सुधा जी ने और उसके साथ साथ राजबाला जी ने भी, बाकी लोगों ने भी, हमारी अध्यक्षा उषा प्रियदर्शी जी ने भी आपके सामने बड़े विस्तृत रूप से सारी बातें कही हैं। मैं उसको दोहराऊं इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ बातों के बारे में जरूर बताना चाहूंगा। मोदी जी ने महिलाओं को जो स्थान दिया और जिस तरीके से नेतृत्व की क्षमता को आगे उभारने का काम किया, वह देश के राजनीति में अद्वितीय है। अब देखिए शब्दों का फर्क क्या होता है। हम कहते थे विमेन डेवलपमेंट, विमेन डेवलपमेंट, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा अलॉन्ग विद विमेन डेवलपमेंट, विमेन लेड डेवलपमेंट होना चाहिए, विमेन के माध्यम से डेवलपमेंट, यानी महिलाओं का सशक्तिकरण ही नहीं, के माध्यम से विकास हो और वह विकास करने का एक इंजन बन सके, एक उसके लिए अपना योगदान कर सके। इस बात को उन्होंने प्रेरित किया और हम जानते हैं उन्होंने भी बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब नारी सशक्त होती है तो परिवार सशक्त होता है, जब व्यक्ति सशक्त होता है तो अकेला होता है, लेकिन नारी जब सशक्त होती है तो वो परिवार को सशक्त करती है। और इसीलिए हर दृष्टि से विकास में नारी का योगदान है। वैसे आप लोगों को नहीं लगता होगा, लेकिन सुधा जी जानती हैं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड में जब चुनाव लड़ने की बारी आती है तो किस तरीके से प्रधानमंत्री जी हमेशा पूछते हैं, बताओ कितनी को टिकट दे रहे हो। हमें कई बार कहना पड़ता है, अभी नहीं जाना है, हमें कई बार कहना पड़ता है कि कोशिश तो हमने बहुत की, तो हमेशा वो कहते हैं कि तुम्हारी कोशिश उस स्तर की नहीं है जो उतने रिजल्ट दे सके जितनी मैं चाहता हूं कि होना चाहिए। लेकिन अब तो खुशी की बात है, ये तो 2024 का चुनाव है, 2029 में तो आप 33% के माध्यम से लोकसभा में आप आने वाली है।
आपको जानकर खुशी होगी कि ये जो निवर्तमान लोकसभा जो अभी अगली लोकसभा के पहले जो गठित आज जो थी उसमें 78 विमेन एमपीज थे। उस 78 में 41 विमेन एमपी भारतीय जनता पार्टी की रही, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए और अब तो तस्वीर ही बदल जाएगी। मैं यहां ये भी कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को छोड़ दें तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पहला एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, पहला डिफेंस मिनिस्टर और पहली फाइनेंस मिनिस्टर ये बनाने का किसी ने काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, ये भी हमको जानना। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, इसमें अगर किसी को जगह मिली तो वह नारी शक्ति को ध्यान में रखते हुए हमारी महिला नेत्री सुषमा स्वराज जी, निर्मला सीतारमण जी, इनको वो स्थान मिला, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज हमारे जो कैबिनेट है, अगली कैबिनेट बनने से पहले जो अभी वर्तमान में है, उसमें सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं को देने का रिप्रेजेंटेशन किया है तो वो अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि पार्टी में भी भारतीय जनता पार्टी पहली पार्टी है जिसने संवैधानिक दृष्टि से संशोधन करके सबसे पहले 33% आरक्षण देने का काम किया, तो वह भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। राष्ट्र की कमेटी से लेकर, नेशनल कमेटी से लेकर, प्रदेश की कमेटी से लेकर, जिला की कमेटी से लेकर, मंडल की समिति से लेकर, बूथ की समिति तक महिलाओं का रिजर्वेशन के माध्यम से उनको समिति में लेने का काम किया, तो वह भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है, यह भी हमको ध्यान में रखना। और हम मानते हैं कि महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है इकोनॉमिक ग्रोथ में, विकास में। वो जिसको कहा जा सकता है कि वो तीव्रता लाने में और गति देने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, और सकारात्मक परिवर्तन में भी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। और इसके साथ साथ हम यह भी मानते हैं, मैं तो परिवार में भी बोलता हूं कि मैं तो सिंगल ट्रैक आदमी हूं, ये मल्टीटास्किंग तो महिला ही जानती हैं कि एक साथ कितने काम करने होते हैं। और हम लोग अपने आप को बड़ा शूरवीर समझते हैं एक काम करके, लेकिन आप लोग 10 काम, बच्चे को भी ध्यान रखना, खाने का क्या हो रहा है, परिवार का क्या हो रहा है, यानी मल्टीटास्किंग, यह भी कोई सीख सकता है तो महिलाओं से सीख सकते हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को उत्तर देने में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है और उसको भी वो आगे बढ़ाती है। अभी चर्चा में हमारी सुधा जी ने आपके सामने बहुत सी बातें रखी हैं और उन्होंने विकास के दृष्टि से आपको बताया कि चाहे डिफेंस हो, आज इसरो में यह हमारे स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में मैक्सिमम साइंटिस्ट भी विमेन हैं, महिलाएं हैं। जो चंद्रयान तक उतर रहा है उसमें भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। और आपने देखा होगा जब चंद्रयान साउथ पोल पर उतर रहा था तो उस समय जब इसरो की तस्वीर ली गई तो उसमें जो साइंटिस्ट सामने दिखाई दिए वो भी सब विमेन साइंटिस्ट थी जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में काम किया। इसलिए एक बहुत बड़ा योगदान आप सबका रहा है और आप लोग उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं यहाँ ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि डिफेंस हो, स्पेस रिसर्च हो, हमारा कॉरपोरेट सेक्टर हो, हर दृष्टि से हमारे स्टार्टअप्स हो,
हर चीज में महिलाओं ने विकास के और उसकी दृष्टि से एक विशेष उनका योगदान रहा है। मैं ये भी आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जो अपनी नीतियां बनाई, उस नीति में महिलाओं का सशक्तिकरण मैक्सिमम हो, इसकी भी चिंता की गई। बहुत बहुत बड़ी चिंता हुई। आप सब लोग शहर में रह रहे हैं, लेकिन कभी ना कभी तो आपका भी परिवार गांव से ही आया होगा, आपको भी गांव की तस्वीर पता होगी। हमें याद है बचपन में और हमने होश संभालने तक गांव में बहनें अपने दैनिक नित्यक्रम के लिए उनको खुले मैदान में जाना पड़ता था। कभी किसी ने नहीं सोचा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से स्वच्छता अभियान की बात कही। उस समय कांग्रेस के लोगों ने क्या कहा कि ये प्रधानमंत्री है, ये स्वच्छता की बात लाल किले से करता है। ये कांग्रेसी लोगों को मालूम नहीं था कि भारत की महिलाओं की समस्या क्या है। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि आज ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया भारत, और 12 करोड़ इज्जत घर बनाए गए। 12 करोड़। आप बताइए कैसी जिंदगी होगी उन महिलाओं की जो अपने नेचुरल नीड्स के लिए सूर्यास्त और सूर्योदय का इंतजार करती होंगी। और संख्या क्या थी? 12 करोड़। 12 करोड़ बहनें, 12 करोड़ उनके बच्चे, उनका परिवार किस तरीके के अंधकार जीवन जीते होंगे। उनको अगर लाइफ विद डिग्निटी देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया, यह भी हमको ध्यान में रखना है। और आपको जानकर खुशी होगी कि यूनाइटेड नेशंस ने इसको रिकॉग्नाइज किया और उसके लिए उनको सम्मानित किया कि आपने मानवता के विषय को और महिला सशक्तिकरण के लिए कितना बड़ा काम किया। ये गैस का सिलेंडर उज्ज्वला, ये ठीक है, आप लोगों को लगता होगा क्योंकि आप लोग बचपन से गैस के सिलेंडर के साथ और गैस के में ही आप लोगों ने भोजन बनाया होगा, पकाया होगा। लेकिन मैं भारत की तस्वीर आपको बताना चाहता हूं। मैं गांव से आता हूं। मेरे गांव में बहनें 5 बजे सुबह उठती थी। 5 बजे सुबह जंगलों में जाती थी, पेड़ों पर चढ़ती थी, पेड़ों की डंठल काटती थी, गीली लकड़ी लेकर के पगडंडियों से होते हुए बड़े बोझे को लेकर घर आती थी और सुबह सुबह वो गीली लकड़ी से चूल्हा जलाती थी और 200 सिगरेट के बराबर का धुआं अपने फेफड़ों में लेती थी, अपने फेफड़ों में। आंखों से पानी आ जाता था। मुझे मालूम नहीं आप लोगों को वो शब्द मालूम है कि नहीं है। हमारे यहां उसको फूकनी बोलते हैं, फूकनी। आप लोग भी जानते हैं। वो फूकनी से फूक फूक कर आंखों में पानी आ जाता था। और संख्या क्या थी? 10 करोड़। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो आप लोगों को तकलीफ थी, आज 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना में गैस का सिलेंडर दे दिया और उसका विकास किया। और इसका फर्क क्या पड़ा? पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहने के नाते मैं बताता हूं कि आपके महिलाओं के जो लंग्स की प्रॉब्लम थी उसमें गिरावट आ रही है, उनके जीवन का सशक्तिकरण हो गया। ये उसमें से डिफरेंस हुआ। और अब तो आपने कृष्णपाल गुर्जर जी को जिताना, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना। अब तो सिलेंडर भी नहीं रहेगा, घर घर पाइप से गैस पहुंचेगी और सस्ती पाइप पहुंचेगी। ये भी आपको दे। ये जल जीवन मिशन 11 करोड़ लोगों को घर में जल देना और टैप वाटर पहुंचाना 11 करोड़ लोगों को, और यहां पर 100% हो गया है। मैं आपको बताऊं, मैं 1993 में एमएलए बन गया था। 1993 में गर्मियों में घूमना मुश्किल होता था। बहनें घैला और सुराही लेकर के सड़कों पर आकर के धरना दे देती थी, बोलती थी देखो 3 किलोमीटर नीचे गई थी मैं, वहां बावड़ी से मैंने पानी उठाया, वहां कुएं से मैंने पानी उठाया, अब 3 किलोमीटर चढ़ूंगी, दिन के 4 घंटे जाते हैं, बच्चों को पालूंगी या घर देखूंगी, क्या करूंगी, नरक जैसा जीवन है।
मैंने वो भी दिन देखे हैं, मैं याद दिलाना चाहता हूं, मैंने वो भी दिन देखे हैं कि हमारे इलाके में ऐसे भी गांव थे जहां लोग अपनी बेटियों को ब्याहते नहीं थे क्योंकि उनकी बेटी सिर्फ पानी लाने में उनकी उम्र खर्च हो जाएगी। आज मोदी जी ने 11 करोड़ घरों में हर घर नल, हर घर जल पहुंचाने का काम किया। उसी तरीके से हमारे सौभाग्य योजना में लगभग 2.5 करोड़ घरों को बिजली पहुंचाने का काम किया। यह भी मैं सुनाना चाहूंगा। मैं एमएलए था, मैं कहता था कि भाई इसके घर में बिजली लगाओ, तो हमारे एक्सीएन बोलते थे साहब तार की कमी है, ऐसा करिए आधी तार ये दे दे, आधी तार हम सरकार की तरफ से लगाएंगे। और गांव वालों को बोलना सारा गांव आकर के खंबा उठा करके ले जाए। यह स्थिति हमने देश में देखी है। और आज सौभाग्य योजना में दोपहर को एप्लीकेशन डालो और दूसरे दिन बिजली आ जाती है और 2.5 करोड़ घर तक बिजली पहुंचाई गई। ये मोदी जी का। और उससे लाभ किसको होता है? जब बिजली आती है तो परिवार पढ़ लिख जाता है, टेलीविजन देख पाता है, विकास का एक बहुत बड़ा आयाम बनता है और महिलाओं का सशक्तिकरण होता है। उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। जनधन योजना में लगभग 55% महिलाएं हैं, 55%। उसी तरीके से मुद्रा योजना में लोन लेने वालों में 70% महिलाओं ने लाभ लिया, 70%। और स्टैंड अप इंडिया में लगभग 84%, 84% बहनों ने लाभ लिया है। उसको भी हमको समझना चाहिए। मैं हरियाणा में खड़ा हूं, मैं हरियाणा में हूं। एक समय में राजस्थान के कुछ इलाके और हरियाणा के कुछ इलाके, ये सेक्स रेशियो में बहुत बड़ा अंतर था, बहुत बड़ा अंतर था। मोदी जी ने बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ इसी हरियाणा की धरती सोनीपत से शुरू किया था। और आज आपको जानकर खुशी होगी कि हमारा सेक्स रेशियो एवरेज भी सिग्निफिकेंटली बढ़ा है और वो भी महिलाओं की संख्या बढ़ी है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के काम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ग्रॉस हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट वह 18% बढ़ा है, 18%। और हमारे जो शेड्यूल कास्ट एससी कैटेगरी की जो हमारी बेटियां हैं उनमें एनरोलमेंट 38% बढ़ा है, 38% बढ़ा है। सुकन्या योजना में 3.4 करोड़ बहनों को लाभ मिला है और प्रधानमंत्री आवास योजना में लगभग 1,72,00,000 महिलाएं हैं जिनके नाम पर प्रधानमंत्री आवास योजना में घर को सैंक्शन किया है। ये भी हमको जानना। मैं आपको ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूं कि विमेन डेवलपमेंट और विमेन लेड डेवलपमेंट किस तरीके से होता है और किस तरीके से विकास के साथ जोड़ने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने करने का प्रयास किया है, उसको आगे बढ़ाने का। अभी सुधा जी चर्चा कर रही थी ट्रिपल तलाक की। किसने रोका था ट्रिपल तलाक? सुप्रीम कोर्ट ने बार बार बोल रखा था कि ट्रिपल तलाक हटाओ। ये 21वीं शताब्दी में महिलाओं के साथ अन्याय है, लेकिन सरकारों में ताकत नहीं थी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, पाकिस्तान में 3 तलाक नहीं है, बांग्लादेश में 3 तलाक नहीं है, अफगानिस्तान में 3 तलाक नहीं है, इंडोनेशिया में नहीं है, सीरिया में नहीं है। ये सारे इस्लामिक देश हैं, इसमें 3 तलाक नहीं है। हमारा भारत में 3 तलाक चल रहा था और मुस्लिम बहनों के साथ अन्याय हो रहा था। मोदी जी ने 3 तलाक को समाप्त कर दिया और बहनों को आजाद कर दिया और लाइफ विद डिग्निटी देने का काम किया। मित्रों, आज ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि भारत के प्रथम नागरिक के रूप में आदिवासी महिला आज भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनी हुई है। इसलिए विकास की दृष्टि से देखिए, रिप्रेजेंटेशन की दृष्टि से देखिए, हर दृष्टि से जोड़ने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है।
ये जो उद्यम पोर्टल है जिसमें 2 लाख से ज्यादा महिलाओं को, उसमें एमएसएमई के लिए, मीडियम एंड स्मॉल और उसके एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो व्यवस्था की गई है उसमें महिलाओं को जोड़ा गया है और 28% एमएसएमई में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और अभी तो सुधा जी बोल रही थी ड्रोन दीदी, अब तो ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का निर्णय लिया गया है, 3 करोड़। इसलिए हर दृष्टि से विकास में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सब चीजों में आप महिलाओं को ताकत दी गई है। मैं यहां आपसे इसके साथ साथ कुछ और भी चर्चा करना चाहता हूं। मैं ये चर्चा करना चाहता हूं कि मोदी जी के पहले जो नीतियां बनती थी, वो कार्यक्रम बनते थे, वो कार्यक्रम सतही होते थे, सुपरफिशियल होते थे, वह लास्ट माइल डिलीवरी नहीं होती थी, अंतिम आदमी को उसका लाभ पहुंचे ना पहुंचे इसकी गारंटी नहीं होती थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नए वर्ग को जन्म दे दिया, जिस वर्ग का नाम है लाभार्थी वर्ग, बेनिफिशियरी वर्ग। क्यों? क्योंकि लास्ट माइल डिलीवरी इंश्योर हुई और लास्ट माइल डिलीवरी में मोदी जी ने पहले कहा आकर के आप लाभ लो और बाद में कहा मैं तुम्हारे गांव आकर के तुमको लाभ दूंगा ताकि तुम छूट न जाओ। आपको मालूम होगा कि सभी गांव में, सभी पंचायतों में हमारे मोदी जी की तरफ से एक रथ आया था और वो विकास के दृष्टि से, हर दृष्टि से, आपके हेल्थ चेकअप से लेकर, आयुष्मान भारत का कार्ड बनने से लेकर, गैस का सिलेंडर और आयुष्मान भारत में उज्ज्वला योजना में जुड़ने से लेकर, प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर, सभी स्कीमों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का, घर घर द्वार द्वार पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने। इसलिए मित्रों, हमें यह समझना होगा कि जब हम विकास की बात करते हैं तो मोदी जी की जो योजनाएं हैं उसने जमीनी स्तर पर महिलाओं को, युवाओं को, किसान को, हर एक वर्ग को सशक्तिकरण किया है और वो धरातल पर उतरी हैं सारी स्कीमें और इसीलिए उनको ताकत मिली है। मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा, आप सोचिए आज से 10 साल पहले क्या था। हर एक को, यहां हमारे एमएलए साहब बैठे हैं, ये चिट्ठियां लिखते थे, सुधा जी एमपी रही हैं, ये चिट्ठियां लिखती थी, मेरे इलाके में एक गरीब व्यक्ति है, वो कैंसर का पेशेंट है, उसका इलाज के लिए पैसे नहीं है, वो इलाज कराएगा तो उसका मकान बिक जाएगा, घर बिक जाएगा। मेरे इलाके में एक व्यक्ति है, उसका वेल बदलना है, बाईपास होनी है, वो गरीब व्यक्ति है, उसका मकान बिक जाएगा, ऐसा लिखा करते थे। 2 लाख मांगते थे, 1.5 लाख मिलता था, 1.5 लाख मांगते थे, 75,000 मिलता था, बाकी हम जनता से इकट्ठा करते थे। मोदी जी ने कहा कि हम बड़ा सोचेंगे, बड़ा सोचेंगे। क्या सोचा? 10 करोड़ 74 लाख गरीब परिवार, 50 करोड़ लोग, और कौन है ये लोग? गरीब लोग, रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेडी वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, लिफ्ट मैन, सिक्योरिटी मैन, रैक पिकर जो कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करता है, ऐसे गरीब लोगों को मोदी जी ने 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया गंभीर बीमारी से लड़ने। आज आयुष्मान भारत के तहत गरीब लोगों का इलाज हुआ, लगभग 365 करोड़ रुपए के माध्यम से उनका इलाज हुआ है। और आप कृष्णपाल गुर्जर जी को जिता देना, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा, जिस बहन की उम्र 70 साल से ऊपर की हो गई है या हो जाएगी, जिस व्यक्ति की उम्र 70 साल से ऊपर की हो जाएगी या हो गई है, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी इलाके का और किसी भी आमदनी का, गरीब हो या अमीर, सबको मोदी जी की तरफ से आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए का सालाना, हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलेगा।
यहां तो इंश्योरेंस कंपनी भी 70 साल के लोगों को हेल्थ कवर नहीं देते, इंश्योरेंस कंपनी भी नहीं देती, ऊंचा प्रीमियम रखने के बावजूद भी नहीं देती। और प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं हमारे बुजुर्ग सुखी रहें, अच्छे रहें, हमारी माताएं बहनें, उनको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, उनका इलाज भारत सरकार करेगी और उनका व्यवस्था की जाएगी। इस तरह की व्यवस्था की। प्रधानमंत्री आवास योजना मैं हमेशा सुनाता हूं, आपको फिर बता दूंगा। मैं जब एमएलए बना तो मेरा बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मैं बार बार सुनाता हूं, क्योंकि वही यथार्थ है। वो आके कहता था नड्डा साहब खुशखबरी सुनानी है। मैंने कहा चाय पियो पहले। मैंने कहा क्या खुशखबरी सुनानी है? इस बार आपको इंदिरा आवास योजना में एक पंचायत में 2 घर मिले हैं, बताओ किसको दूं? मैं कहता था तू ही रख ले भाई, 1 अनार 100 बीमार, मैं क्या करूंगा, किसको बांटूंगा? आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 4 करोड़ घर बन गए, 4 करोड़ घर बन गए। और फिर से चुनाव जिताना मोदी जी ने तय किया है, 3 करोड़ और घर बनाएंगे। कोई कच्चे छत के नीचे नहीं रहेगा, पक्के छत के नीचे रहेगा, इसकी व्यवस्था की जाए। ये बदलता भारत है। अब आप लोग सुनते हैं आजकल राजनीतिक पार्टियां 100 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। आप याद रखना मोदी जी आपके बिजली का बिल 0 कर देंगे, 0। और उसमें प्रधानमंत्री हर घर मुफ्त सूर्य योजना, इसके तहत हर घर के छत पर सौर ऊर्जा लगेगी, हर घर के छत पर, और आपको बिजली अपने घर के लिए उसी सौर ऊर्जा से मिलेगी। और जो बिजली आप खपत नहीं कर पाएंगे वो सरकार ले लेगी और उसके लिए भी आपको आमदनी होगी, उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। ये बनता है। इसलिए मित्रों, कौन सी योजना की बात करूं? हर एक योजना में हमारे किसान भाइयों को किसान सम्मान निधि में हर चौथे महीने 2-2 हजार रुपए। एक कांग्रेसी बोलते थे हम कर्जा माफ करेंगे, कर्जा माफ करेंगे। क्या होता है कर्जा? 57,000 करोड़ देकर के छुट्टी पा जाते थे। और यहां प्रधानमंत्री मोदी जी 11 करोड़ 78 लाख किसान को हर चौथे महीने उसके खाते में 2,000 रुपए डालते हैं, और 2-2.5 लाख करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में पैसा पहुंचा है, 11 करोड़ 78 लाख किसानों के। यह बदलता भारत है, यह सक्षम होता भारत है। मित्रों, बहनों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा, कोरोना को भी मैंने नजदीक से देखा। दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाएं डमाडोल हो गई, अमेरिका लड़खड़ा गया, यूरोप डगमगा गया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, ये सब पीछे हटने लगे, चीन की अर्थनीति पीछे हटने लगी। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि कोरोना की चपेट के बावजूद और यूक्रेन युद्ध के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनी। मुझे याद है जिस दिन कोरोना में मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया था, तो ये कांग्रेसी चिल्ला रहे थे ये पैकेज तो दे दिया, कैश नहीं दिया, कैश नहीं दिया, कैश नहीं दिया। कांग्रेसियों को कैश से बड़ा प्यार है, क्योंकि उसमें कमीशन होता है। मोदी जी ने कहा हम एमएसएमई सेक्टर को मजबूती देंगे, 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूती देंगे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलाएंगे, 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल देंगे। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण आज भारत की अर्थव्यवस्था तो मजबूत हुई 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से निकल गए, ऊपर आ गए, और 1% से नीचे अति गरीबी भारत की पहुंच गई। ये हमको समझना चाहिए। आज मॉर्गन स्टैनली और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये बोलते हैं कि अगर कोई आशा की किरण है तो वो भारत है, भारत है, भारत है।
दवाई के बारे में बात करूं, आज मैं दुनिया का दूसरे नंबर का देश हो गया दवाई में, एक्सपोर्ट करने में दूसरे नंबर का देश हो गया। ये वही देश है जहां ट्यूबरक्लोसिस की दवा को आने में 28 साल लग गए। ये वही देश है जहां टेटनस की दवा को आने में 30 साल लग गए। ये वही देश है जहां जापानीज इंसेफ्लाइटिस को नेशनल प्रोग्राम बनने में 100 साल लग गए। और कोरोना आया जनवरी में, पहला केस 27 जनवरी को, 20 अप्रैल को टास्क फोर्स बैठाया और मोदी जी ने 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके 220 करोड़ डबल डोज विद बूस्टर लगा करके 140 करोड़ देशवासियों को बचाने का काम किया। और मैं यहां आपको यह बता दूं कि 100 देशों में हमने अपनी वैक्सीन पहुंचाई, 48 देशों में भारत ने मुफ्त में वैक्सीन पहुंचाई, उनको मानवता के आधार पर दिया वैक्सीन मैत्री में। आत्मनिर्भर भारत मोदी जी के नेतृत्व में अब लेने वाला भारत नहीं है, अब देने वाला भारत हो गया, देने वाला भारत हो गया। यह भी हमको समझना। विकास के नए नए आयाम बने हैं। मैं किस किस के बारे में आपसे चर्चा करूं। ये मोबाइल आपके हाथों में है। 10 साल पहले आपके मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन चाइना, मेड इन कोरिया, मेड इन ताइवान, मेड इन जापान। आज आपके मोबाइल पे लिखा है मेड इन इंडिया। 97% मैन्युफैक्चरिंग आज मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही है। एप्पल का मोबाइल भी अब भारत में बन रहा है। यह बदलता भारत है। 10 साल पहले ये यूपीए की सरकार में दीपावली के दिन हमारे गणेश भगवान भी चाइना से आते थे, जिसको आप पूछते थे। टॉय इंडस्ट्री में हम तीसरे नंबर की मार्केट बन गए, तीसरे नंबर की मार्केट। पहले खिलौने भी चाइना से आते थे, मूर्तियां भी चाइना से आती थी। ऊपर गणेश जी होते थे, नीचे लिखा होता था मेड इन चाइना। आज भारत आत्मनिर्भर होकर के खड़ा हो गया। ये परिवर्तन हमको देखने को मिल रहा है। इसलिए हर दृष्टि से मैं यहां आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन एक बात आपको जरूर बताना चाहता हूं कि हम जब भारत को विकसित भारत बनाने में लगे हैं तो हमारे कांग्रेसी भाई और ये जो आजकल नया आपने देखा है दिल्ली में, ये आम आदमी पार्टी, नए नए शगुफे हर दिन, नए नए किस्से इनके, ये सब पार्टियां, ये घमंडिया गठबंधन, ये इंडिया अलायंस, ये 2 बातों की पार्टियां हैं। एक तो परिवारवाद पार्टी है और दूसरा भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं। ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। कोई भ्रष्टाचार के नहीं है। बताओ, कांग्रेस ने कोयला घोटाला किया था कि नहीं किया था? जरा जोर से बोलिए, किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, उन्होंने 2G का घोटाला किया था कि नहीं किया था? कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला किया था कि नहीं किया था? सबमरीन पनडुब्बी का घोटाला किया था कि नहीं किया? हेलीकॉप्टर का घोटाला किया कि नहीं किया? चीनी का घोटाला किया कि नहीं किया? चावल का घोटाला किया कि नहीं किया? कौन सा घोटाला छोड़ दिया? कौन सा? अंतरिक्ष नहीं छोड़ा, आकाश नहीं छोड़ा, पाताल नहीं छोड़ा, समुद्र नहीं छोड़ा, कोई जगह नहीं छोड़ी जहां घोटाला नहीं किया हो। और ये देखिए अरविंद केजरीवाल, बताइए, मैं स्कूल बनाऊंगा, मैं शिक्षा दूंगा, हर स्कूल के आगे तो ठेके खोल दिए। बोलो, शराब का घोटाला किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? दवाई का घोटाला किया कि नहीं किया? लालू ने चारा को घोटाला किया कि नहीं किया? अलकतरा का घोटाला किया कि नहीं किया? नौकरी के बदले जमीन खा गया कि नहीं खा गया? ममता के मंत्री जेल में है कि नहीं है? टीएमसी के मंत्री जेल में है कि नहीं है? ये सारे भ्रष्टाचारी लोग ऊपर से नीचे अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए। मोदी जी बोलते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, और ये बोलते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ, भ्रष्टाचारियों को पनपाओ। और अब तो आम आदमी पार्टी में तो नारी सुरक्षा के साथ भी धत्ता दिखा दिया। जो लोग निर्भया कांड के बारे में बात करते थे, उन्होंने जिस तरीके की हरकत एक मुख्यमंत्री के घर में हुई, शर्म आनी चाहिए। ऐसी पार्टियां, और अरविंद केजरीवाल चुप है, एक शब्द नहीं, लेश मात्र नहीं बोला जा रहा, एक वाक्य नहीं बोला जा रहा है। पूछते हैं तो माइक कभी इधर खिसकाते हैं, कभी उधर खिसकाते हैं। ऐसे दोहरे चरित्र वाली पार्टियां, ऐसे दोहरे चरित्र वाले नेता, बोलो इनको आगे आने दोगे क्या?
आने देंगे क्या? ऐसे भ्रष्टाचारियों को आने देंगे क्या? मित्रों, एक तरफ भारत मोदी जी के नेतृत्व में सक्षम भारत की ओर जा रहा है, समृद्ध भारत की ओर जा रहा है, विकसित भारत की ओर जा रहा है, और दूसरी तरफ वो पार्टियां भी धरातल में जा रही हैं और उनकी इच्छा है कि देश को भी धरातल में ले जाएं। हमको तय करना है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमको देश को आगे ले जाना है, विकसित बनाना है, समृद्ध बनाना है, सक्षम बनाना है, महिलाओं को सक्षम बनाना है और देश को नए कीर्तिमान स्थापित करने हैं। इसके लिए आपसे मैं गुजारिश करने आया हूं कि आप 25 तारीख को सुबह सुबह उठकर घर के सभी सदस्यों को लेकर समय रहते, धूप चढ़ने के पहले, सूरज चढ़ने के पहले अपना मतदान कीजिए। पहले मतदान फिर पहले मतदान फिर जलपान। तो सुबह सुबह उठकर अपने इष्ट देवता को याद करके इस पुण्य काम में आप जुड़िए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय नारी शक्ति।